ZA Academy। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा एक YouTube सीरीज चल रहा है फॉर 11th एंट्रेंस आर्ट्स एज वेल एज कॉमर्स के लिए, और जिसमें हम लोग जो है सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए ओवर द पास्ट ईयर्स उनको कवर कर रहे हैं। अब ये जो सीरीज है वो अपने एंड पर चल रही है, ठीक है। कुछ दिन बाद ये लेक्चर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद ये सीरीज जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। बट अच्छी बात ये है और एक अच्छी खबर ये है कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है हमारे मुज़म्मिल मंजिल सेंटर पे, जो कमिंग मंडे है उससे। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग सारी चीजें जो है वो ऑफलाइन बैच में अब कवर करना शुरू करेंगे। तो आप लोग अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इस सीरीज को देखते रहे, और साथ ही साथ जब आप लोगों को लगे कि इस सीरीज से आपको फायदा हुआ है तो आप हमारे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आने वाले मंडे से शुरू हो रहा है। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम है जो कोई ना कोई लेक्चर्स आप लोगों के लिए रोजाना लेकर आती है रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। जैसा आज जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नेशनलिज्म इन इंडिया, लास्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे। ऑलरेडी 2 पार्ट मैं जो कवर कर चुका हूं, ठीक है। उसके बाद आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बिना किसी वक्त को जाया करते हुए लेट्स मूव ऑन। तो देखो, हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे, है ना, कि किस तरीके से चोरी चोरा मूवमेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद साइमन कमीशन का आना हुआ, बहुत सारे इवेंट्स हुए। एट दैट टाइम ऑल्सो जो जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, ये लोग ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने डिमांड जो है वो अपनी शिफ्ट कर दी कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उनकी जो डिमांड्स थी, उन्होंने, गांधी जी ने उस डिमांड्स को क्या कहा कि ये डिमांड्स जो है फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज मैं जो हूं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि गांधी जी ने लॉर्ड वाइसरॉय को, ठीक है, सॉरी, लॉर्ड इरविन को, जो वाइसरॉय थे उस टाइम पर, एक 11 पॉइंट्स डिमांड करते हुए क्या लिखा, एक लेटर लिखा, और उनको बेसिकली एक अल्टीमेटम दिया कि ये जो डिमांड्स है मेरी, अगर ये पूरी नहीं होंगी तो इन द कमिंग टाइम आई विल स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है ना। बहुत सारी डिमांड्स थी, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की थी, जैसे फॉर एग्जांपल पीजेंट्स की डिमांड्स थी, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास की डिमांड्स थी, है ना। हर एक क्लास की कोई ना कोई डिमांड को फुलफिल कराने के लिए उन्होंने इरविन को एक लेटर लिखा। बट एज यू नो कि ब्रिटेन वाले हमेशा से इंडिया की डिमांड्स को कोई भी क्या नहीं देते थे, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगेन इरविन ने उन डिमांड्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी, और गांधी जी को फाइनली क्या शुरू करना पड़ा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करना पड़ा। गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पॉपुलर करने के लिए एक ऐसी चीज सिलेक्ट करते हैं जो हर एक इंसान को इंपैक्ट करती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ठीक है। सोसाइटी की हर क्लास को, हर ग्रुप को इंपैक्ट करने वाली चीज जो है गांधी जी चूज करते हैं, और वो चूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, ठीक है। वो सोचते हैं कि भाई हर एक खाने की चीज में नमक जरूरी है, और हर इंसान जो है वो खाना खाता है और नमक के बगैर खाना जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो लेट्स सिलेक्ट सॉल्ट, और सॉल्ट पे ब्रिटेन वाले टैक्स लगाया करते थे, जिसको हम सॉल्ट टैक्स बोलते हैं। तो गांधी जी ने ये क्या लिया, गांधी जी ने एक डिसीजन लिया कि मैं जो हूं इस लॉ को तोड़ूंगा, सॉल्ट लॉ, ठीक है, जो है उसको तोड़ूंगा, और वहीं से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की जाएगी। ओके, तो गांधी जी सब लोगों को इकट्ठा करते हैं। कहां इकट्ठा करते हैं, साबरमती आश्रम गुजरात, वहां पे गांधी जी सब लोगों को, अपने वॉलंटियर्स को इकट्ठा करते हैं, और उनसे यही कहते हैं कि हमें कहां तक चलना है, हमें दांडी तक जाना है, ठीक है। दांडी तक जाएंगे हम लोग, वी आर गोइंग टू दांडी, और वहां पे जाके हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे, ठीक है, सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे। वहां पे अपने आप जाके हम लोग सॉल्ट बनाएंगे, ब्रिटेन वाले जो इस पे पाबंदियां लगा रहे हैं उसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। ये जो है पूरी 24 डेज की जर्नी है, शुरू होती है ये 12 ऑफ मार्च को, और 6 अप्रैल को ये पहुंच जाते हैं दांडी, ठीक है। साबरमती आश्रम से चलते हैं 12 मार्च को, और 6 अप्रैल को पहुंच जाते हैं दांडी। उनके साथ 78 वॉलंटियर्स स्टार्टिंग में शामिल होते हैं, प्लस
240 माइल्स की ये जर्नी रहती है, 240 माइल्स वो ट्रैवल करते हैं और दांडी पे जाके वो नमक बना के माइटी ब्रिटिशर्स को ये दिखा सकते हैं, दिखा देते हैं कि आपके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे रोक पाए, ठीक है, आपके इस ऑपरेसिव लॉ के चलने से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस वॉज अ जर्नी, और जिस तरीके से ऑल्दो 78 वॉलंटियर्स से उन्होंने शुरू किया था, बट एज गांधी जी वॉज पासिंग थ्रू, ठीक है, लोग उनसे जुड़ते चले गए और पूरा का पूरा एक भीड़, पूरा का पूरा एक हुजूम जो है वो क्या हो गया, इकट्ठा हो गया गांधी जी के साथ। इसी के साथ साथ क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस शुरुआत होती है किससे, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके। बट एक्चुअली में सिविल डिसोबीडियंस है क्या, हम किसकी जो है वो बातों को नहीं मानना है, हमें किसको डिसोबे करना है और किस तरीके से डिसोबे करना है, ये बहुत सारी चीजें जो है वो सिविल डिसोबीडियंस में छुपी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, फॉरेन क्लॉथ्स को यूज नहीं करना है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज फॉरेन क्लॉथ्स, इसका हमें क्या करना है, बॉयकॉट करना है, ठीक है। उसके अलावा जो लिकर है, दैट इज शराब, ठीक है, उसे क्या करना है, उनकी जो शॉप्स है उनको हमें लूटपाट करनी है, पिकेट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इस वजह से की जा रही है क्योंकि दीज ऑल थिंग्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज, ठीक है। उसके बाद आप क्या करने हैं, डिसओबीडियंस दिखाना है, आपको रेवेन्यूज नहीं देना है, आपको चौकीदारी टैक्स नहीं देना है, नो रेवेन्यू। कोई आपसे लगान मांगे मना कर दो उसे, ठीक है, कि मैं नहीं दूंगा रेवेन्यू, ठीक है। मेरे साथ जो है वो गांधी जी की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, मैं उस पर चल रहा हूं। इफ यू आर गोइंग टू आस्क मी टू पे द रेवेन्यू, देन आई एम नॉट गोइंग टू पे यू any kind of revenue just because of the fact you are imposing such a tax on us, जो कि क्या है, इलीगल है पूरी तरीके से, ठीक है। बहुत सारे विलेज ऑफिशियल्स जो ब्रिटेन के लिए काम किया करते थे उन्होंने भी रिजाइन दे दिया, और जो जंगल में रहने वाले लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को तोड़ना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें ये दिखा रही थी कि अब हम लोग जो है इंडियंस ब्रिटेन की जो अथॉरिटी है उसको डिसोबे करेंगे विद द स्प्रेड, ठीक है। ये मूवमेंट आगे चलता चला गया, ठीक है। अब मूवमेंट की जब पॉपुलैरिटी बढ़ी तो ब्रिटेन वाले हमेशा एक काम किया करते थे, जैसे ही पॉपुलैरिटी बढ़ते हुए देखते थे किसी मूवमेंट की, तो जितने बड़े नेता होते हैं या जितने बड़े लीडर्स होते थे जो उस मूवमेंट को लीड कर रहे होते थे, उनको क्या करने लगते हैं, उनको अरेस्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसमें भी ये चीज स्टार्ट की, उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि ये जो मूवमेंट है जिनको लीडर्स शेप दे रहे हैं, अगर हमने लीडर को ही अरेस्ट कर लिया तो ये जो मूवमेंट हो जाएगा लीडर लेस हो जाएगा, लोग समझ नहीं पाएंगे कि अब हमें किस डायरेक्शन में चलना है। तो जब लोगों को समझ नहीं आएगा किस डायरेक्शन में चलना है तो वो लॉस को ब्रेक करेंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम उन पे रिप्रेसिव एक्शंस लेंगे, उनको जेल में डालेंगे और फाइनली जो है पूरा मूवमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, अब्दुल गफ्फार खान को भी अरेस्ट कर लिया गया, जवाहरलाल नेहरू को किया गया, गांधी जी को किया गया, सबको अरेस्ट कर लिया गया इस वजह से, ताकि ये जो मूवमेंट है वो क्या हो जाए, हल्का पड़ जाए थोड़ा, ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स रहते हैं शोलापुर में, वो इन सारी चीजों से नाराज होके अटैक कर देते हैं पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, सब चीजों पे, ठीक है। जो भी ब्रिटिश के अंडर में चीजें हैं, जो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में चीजें हैं, वो क्या हो रही है, वो उनको डैमेज पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, देखो मैंने अभी बताया, लीडर्स को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद ब्रूटल रिप्रेशन, मतलब बहुत बुरी तरीके से लाठी डंडे मार के उनपे क्या किया जा रहा है, फोर्सफुली उनपे दबाव बनाया जा रहा है कि वो मूवमेंट में शामिल ना हो, किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं हो, ठीक है ना। ब्रूटल रिप्रेशन, हर किसी को मारा जा रहा है, जितने भी सत्याग्रही है उनको, विमेन हो चाहे चिल्ड्रन हो, किसी को भी नहीं देख रहे हैं, सबको पीट रहे हैं वो लाठी डंडों से, ठीक है। 1 लाख लोग ऐसे होते हैं जो अरेस्ट कर लिए जाते हैं और जिनको बुरी तरीके से पनिश किया जाता है, ठीक है। कहीं भी सड़क पे मिल रहे हैं तो वहां लाठी डंडे खा रहे हैं वो लोग, ठीक है। जो भी चीज ब्रिटेन की जो पुलिस वाले हैं, पुलिसमैन उनके हाथ में है, वो उस तरीके से इंडियंस को मार रहे हैं उन सारी चीजों से, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही थी और ऐसे रिजल्ट गांधी जी को ये लगा कि मूवमेंट कांट गो लॉन्गर, ठीक है। इतना जब गवर्नमेंट बेरहमी से लोगों को मारेगी तो लोग जो है वो मूवमेंट को बहुत आगे तक नहीं चला सकते। एज ए रिजल्ट ऑफ विच गांधी जी ने इसको कहा कि मैं थोड़े दिन के लिए मूवमेंट को क्या करता हूं, थोड़े दिन के लिए रोकने की कोशिश करता हूं, और उन्होंने वॉइस रॉय के साथ एक पैक्ट कर लिया जिसको बहुत
इंपॉर्टेंट पैक्ट माना जाता है और नाम है उसका गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये पैक्ट हुआ है। अब पैक्ट बेसिकली था क्या, ठीक है। पैक्ट ये था कि गांधी जी ने कुछ अपनी शर्तें रखी, ठीक है। गांधी जी ने ये शर्तें रखी कि आपने जो जबरदस्ती में जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया है उनको छोड़ दीजिए, जो आप टैक्स लगाते हैं जबरदस्ती का, ठीक है, जो नाइंसाफी इनजस्टिस है वो जो टैक्स के थ्रू आप कर रहे हैं पीजेंट्स पे, उसको आप क्या करिए, कम करिए, लोगों पे जबरदस्ती टैक्स इंपोज मत कीजिए। और भी सारी उन्होंने डिमांड्स इरविन के सामने रखी। इरविन की क्या डिमांड थी? इरविन ने ये कहा कि गांधी जी से कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आप ये कर रहे हैं इसको सस्पेंड कर दो, खत्म कर दो, प्लस हमारी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं आपकी, वो आपकी और हमारी बात होगी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है इंग्लैंड में, वहां पे जाके होगी। गांधी जी ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से मना कर दिया, गांधी जी एज वेल एज कांग्रेस। तो गांधी जी को वो मनाता है कि चल के हम लोग जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आपको चेंजेस चाहिए उस पर थोड़ी सी क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आप उसमें चलिए। गांधी जी कहते हैं ठीक है मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलूंगा, लेकिन मेरी जो शर्त है वो भी तुम्हें माननी पड़ेगी। गांधी जी जाते हैं लंदन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। सिर्फ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने अटेंड की है। अब अगर गांधी जी उनके पूरे 2000 की बात करो, गांधी जी 2000 इंटू 3 कितना हो गया? 6000 में जो है पार्टिसिपेट 6000 रुपए में से क्या हम 3600 पहले निकाल चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो जाता है और इस वजह से कोई भी बातचीत नहीं हो पाती है और गांधी जी वापस लौट के आ जाते हैं, ठीक है। देखो तुम, गांधी जी डिसअपॉइंटेड होके लौट के आ जाते हैं इंग्लैंड से। 2400 एज ए रिजल्ट तो अब देखो गांधी जी जब इंडिया में आते हैं, ठीक है, तो आकर देखते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, चाहे खान गफ्फार खान हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सबको अरेस्ट कर लिया गया है। लोगों में अब उतनी एनर्जी नहीं बची है कि वो आके कंटिन्यू कर पाए मूवमेंट को बहुत ये जो पैसा बचा अच्छी तरीके से, ठीक है। उन्होंने रीलॉन्च तो किया बट उसमें एनर्जी नहीं थी, लोग थक चुके थे, लोग जो है वो क्या हो चुके थे, जैसे मैंने बताया लीडर्स को अरेस्ट कर लिया तो लोगों में इतनी एनर्जी नहीं बची तो कि हमें 2400 रुपए से 800 डायरेक्शन में 1600 रुपए चलना है। वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गई बात एकदम। दिस इज द फोटो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है, 2000 बेच दिया तो ठीक है। प्रॉफिट हमारा ये। मूविंग ऑन, किस किस तरीके से डिफरेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो हम देखते हैं, ठीक है। रिबेलियन इन कंट्रीसाइड, रिबेलियन इन कंट्रीसाइड ट्रैवल्स, स्वराज इन प्लांटेशन, ठीक है। यही नॉन कॉपरेशन का भी था, यही सारी चीजें इसमें थी, ठीक है। तो क्या था देखो, यस यहाँ आते हैं हम। रिच पीजेंट्स कैसे पार्टिसिपेट कर रहे थे, देखो पाटीदार, ये जो पर्टिकुलर लोग हैं ये गुजरात में क्या कर रहे थे, गुजरात में मूवमेंट को लीड कर रहे थे, और जाट्स जो है वो उत्तर प्रदेश में लीड कर रहे थे, ठीक है। किसमें? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। हुआ क्या था कि भाई उनकी जो थी कमर्शियल क्रॉप्स थी, ठीक है, वो ग्रो किया करते थे वो, लेकिन ट्रेड डिप्रेशन, फॉलिंग प्राइसेस, जो अभी आपने पढ़ा था 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया था, और उससे क्या हुआ, प्राइसेस गिर गए। अब सपोज करो आपने बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो उगा रखी है ना, हाई प्राइसेस आपने उसमें क्या लगा रखे हैं, प्रोडक्शन में लगा रखे हैं, बट क्या हुआ, वो कम कीमत पे बिक रही है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या नहीं हो रहा होगा, गेन नहीं हो रहा होगा, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। जब आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आप जो टैक्सेस है वो आप नहीं पे कर पाओगे, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन में पैसा लगा है वो हाई है, और अब जो है वो बेचने के टाइम पे उनको कम पैसे मिल रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे, ताकि जो रेवेन्यूज उन पे इंपोज किए गए हैं वो कम हो जाए, जो हाई रेवेन्यूज है वो कम हो जाए, और क्या हो जाए, या तो वो कम कर दे या फिर वो बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये जो मूवमेंट था वो 1931 में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि रेवेन्यू के जो रेट्स हैं वो रिवाइज कर दिए जाते हैं। रिवीजन का मतलब होता है कि रेवेन्यू के जो रेट्स हैं वो कम कर दिए गए, ठीक है। स्टिल जो पीजेंट्स थे दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उनके मन मुताबिक नहीं किए गए। दूसरी चीज चलते हैं, मूवमेंट फिर से जब रीस्टार्ट हुआ जैसे गांधी जी के आने बाद, ठीक है, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, क्योंकि उनको पता था कि हमने इतनी ज्यादा होप से, इतनी ज्यादा उम्मीद से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया था ताकि हमारे जो रेवेन्यू के रेट्स हैं वो हमारे मन मुताबिक हो जाए, लेकिन वो ऐसे हुए नहीं, तो हम लोग जो है वो फिर से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग कंट्री साइड में, और क्या हो रहा है। बहुत से ऐसे थे जो किराएदार थे, स्मॉल टेनेंट्स थे, कल्टीवेटिंग लैंड, ठीक है। कहां पे कल्टीवेट कर रहे थे, जो कि जमींदारों ने उन्हें क्या दे रखी है, जमीन दे रखी है, उस पे जो है वो अपना कल्टीवेशन कर रहे थे। अब उनके साथ क्या हुआ, डिप्रेशन में, जैसा आपको पता है, कैश इनकम्स जो है वो डिक्रीज हो गई, स्मॉल टेनेंट्स जो है वो फिर से अपने रेंट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। वो ये चाहते थे कि जो भी हमारा ऐसा किराया है जो हम नहीं दे पाए, अनपेड रेंट्स है, वो क्या हो जाए, सबके सब माफ कर दिया जाए, ठीक है। कि कह दिया जाए कि भाई आपके जो भी किराया है, ठीक है, जो आप हमारी लैंड पे काम करते हो, ठीक है, उसको ड्यू टू द इकोनॉमिक डिप्रेशन, अभी जो है प्राइसेस बहुत नीचे चल रहे हैं, एज अ रिजल्ट आपको जो है इनकम नहीं हो पा रही है अच्छी, तो आप उस चीज को क्या कर दो, उसको मत दो हमें, है ना। इसी को बोला जाता है नो रेंट कैंपेन, ठीक है, कि हो सकता है ये जो चीजें हैं वो हमें हेल्प करेंगी। तो क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने चलाई, बट कांग्रेस जो है वो उसको इस बारे में होशो खबर नहीं थी, अनसर्टेन थी कांग्रेस इस किसी भी इंसिडेंट के बारे में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कांग्रेस जो है वो बैलेंस लेके चलती थी। अब ये जो हो रहा है रिच पीजेंट्स के साथ, रिच लैंडलॉर्ड्स के साथ जो है कांग्रेस को बैलेंस बनाना है, ठीक है, तो वो ये भी नहीं कह सकती थी कि भाई उनके रेंट मत दो, समझ आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस क्लास ने कैसे पार्टिसिपेशन दिखाया। ये क्या है, देखो, इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स का प्रोटेक्शन चाह रहे थे ये लोग, ठीक है, और रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो क्या है, वो इंपोर्ट को क्या कर रहा था, डिस्करेज कर रहा था। रुपी स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज रेट था वो क्या था, बहुत ज्यादा हो चुका था, इस वजह से फॉरेन जो है वो इंपैक्ट हो रहा था उस पर। तो उन्होंने क्या किया, एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920, और लेटर ऑन बनाई फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की इन 1927। कौन कौन थे जो जिन्होंने ये एसोसिएशन बनाई, इट वाज पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड जीडी बिरला, ठीक है। इनके एफर्ट से ये एसोसिएशन बनी। बेसिकली ये एसोसिएशन किस लिए बनी, ताकि हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस दे पाए और क्या कर पाए कि कोई भी इंपोर्टेड गुड्स को क्या कर ले, सेल या बाई करने को रिफ्यूज कर दे, ठीक है, ना ही कोई बेचेगा ना ही कोई खरीदेगा। दैट वाज द मेन एम ऑफ दीज एसोसिएशंस, ठीक है। देखो, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो स्वराज के टाइम पे तब आए जब कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उनके बिजनेस पे, मतलब ब्रिटिशर्स ने उनके बिजनेस पे क्या कर दिया था, कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, और ये कहा था कि आपका बिजनेस जो है वो खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। और फिर जो है वो आते हैं स्वराज के पास, जिससे कि क्या हो जाए कि अगर हम स्वराज मिल जाएगा तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो विदाउट एनी ब्रिटिश कंस्ट्रेंट्स जो है वो चलेगी, ठीक है। तो दिस वाज इंडस्ट्रियलिस्ट हु वर पार्टिसिपेटिंग इन, ठीक है, कहा, इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वर्किंग क्लास क्या कर रही थी, वर्कर्स जो है नागपुर के जैसे वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कुछ आइडियाज लेके गांधीयन प्रोग्राम्स के, ठीक है। उन्होंने फॉरेन गुड्स का क्या किया, बहिष्कार करना शुरू किया, बॉयकॉट करना शुरू किया, ठीक है। स्ट्राइक्स करी रेलवे वर्कर्स की 1929 में 30 में, ठीक है। और जो है वो डॉक वर्कर्स जो होते हैं, जो रेलवे के आसपास जो जगहें होती हैं जहां पे आपने देखा होगा, ठीक है, तो वहां पर जो है वो स्ट्राइक करी इन्होंने, ये सारी चीजें हुई, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू और भी बहुत सारी जो औरतें थी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है। कैसे लिया, दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग, जो भी प्रोटेस्ट मार्च होते थे उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, ठीक है। सॉल्ट बना रही थी और क्या कर रही थी, जेल तक गई यहाँ तक, ठीक है। महिलाएं पीछे नहीं थी, उन्होंने सॉल्ट बनाने का काम किया, उन्होंने जो भी आंदोलन हो रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, ठीक है, धरने लग रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेशन किया। इवन अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तब भी वो जेल गई। तो गांधी जी की जो कॉल होती थी, ठीक है, और गांधी जी की कॉल पे पूरा नेशन इकट्ठा हो जाता था, ठीक है, यहां तक कि महिलाएं नहीं, पूरा का पूरा देश इकट्ठा हो जाता था, और लोगों को ये लगता था कि ये जो गांधी जी जो कह रहे हैं वो हमें अपने देश के लिए आगे आने के लिए कह रहे हैं। दैट वाज द रीजन, ठीक है। कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। कांग्रेस जो थी वो ये चाहती थी कि वुमेन को कोई ऐसी पोजीशन, अथॉरिटी की पोजीशन जो है वो ना दी जाए। गांधी जी ये चाहते थे कि विमेन की जो ड्यूटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए,
घर बार को देखने की होनी चाहिए, बट स्टिल विमेन वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट। ठीक है, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म क्यों हुआ? व्हाट वर द रीजंस कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म होना पड़ा? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि जो भी अनटचेबल्स थे, ठीक है, दलित थे, ऑपरेस थे, जिन पे बहुत पहले से जो है वो क्या हुआ है, एक तरीके से जिनको हमेशा से सताया गया है, जुल्म किया गया है हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम में, पिछड़े लोग जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने उनको क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। कांग्रेस ने क्यों इग्नोर किया? क्योंकि कांग्रेस को ये लगता था कि अगर हम दलित्स को साथ लेके चलेंगे, अगर हम लोअर कास्ट के लोगों को साथ लेके चलेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपर कास्ट हिंदूज जो है उनको क्या कर देंगे, नाराज कर देंगे, ऑफेंड कर देंगे। एज ए रिजल्ट जब कांग्रेस ने उनको साथ नहीं लिया तो उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, वो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे थे। ठीक है, अब गांधी जी का ये कहना है कि स्वराज जो है वो, स्वराज जो है वो तब तक नहीं आएगा, सेल्फ रूल तब तक नहीं आएगा जब तक यहां से अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हो जाए। अगर 100 साल भी अनटचेबिलिटी खत्म नहीं होती है तब भी हम लोग जो है वो स्वराज नहीं कर पाएंगे अचीव। ओके, सो व्हाट वी नीड इज कि हमें सबसे पहले ये जो कास्ट डिफरेंसेस है या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इसको खत्म करना पड़ेगा। वी हैव टू एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। गांधी जी ने ये कॉल दी और उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग हैं ये हरिजन है, दे आर डिवोटी ऑफ गॉड, दे आर सन ऑफ गॉड। ठीक है, सन ऑफ गॉड कहा इन्होंने, हरिजन्स को सन ऑफ गॉड कहा। ठीक है, सॉरी नॉट सन ऑफ गॉड, चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। ठीक है, क्या कहा? चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, कि सब जो है वो एक ही भगवान की औलाद है। सत्याग्रह भी उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, जिससे कि जो दलित और पिछड़े लोग हैं वो टेम्पल्स में एंट्री ले सके या फिर ऐसी जगहों पे एंट्री ले सके जहां पे उनको मना था, लाइक स्कूल्स, लाइक वेल्स, लाइक रैलीज, यहाँ पे वो एंट्री ले सके। ठीक है, और अपने आप तक उन्होंने टॉयलेट्स क्लीन करे, जिससे कि एक मैसेज जाए समाज में कि ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी की अगर कोई प्रोफेशन है ऐसी कि वो टॉयलेट साफ कर रहा है तो आप उसको बिल्कुल एक अनटचेबल की तरह ट्रीट करने लगो। गांधी जी ने ये कहा दैट इफ आई एम गोइंग टू क्लीन द टॉयलेट्स, तो क्या सब लोग मुझे भी जो है अनटचेबल कहने लगेंगे? ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो उन्होंने वो प्रैक्टिसेस अपनाई जो अनटचेबल्स करते थे। ठीक है, अब उनका क्या था, जो रिजर्व सीट्स हैं वो डिमांड करने लगे वो लोग, जैसा कि आज हम लोग रिजर्वेशन देखते हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, वो लॉन्ग ड्रॉन डिमांड्स है। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि इन दलित मेंबर्स के साथ हमेशा से क्या हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की मांग करी। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि सिर्फ उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो पाएंगे और उन्हीं के कास्ट वाले क्या करेंगे, वोट करेंगे। दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट। तो उन्होंने कहा हमें जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, जिससे कि हम दलित मेंबर्स को चूज कर पाएंगे काउंसिल्स में। ठीक है, तो हमारे मेंबर और हम ही लोग उनको चूज करेंगे और वो जाके काउंसिल्स में बैठेंगे तो हमारी बात ही करेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम जो है वो पावरफुल बनेंगे। ये सारी डिमांड्स रखी जा रही है। ठीक है, और क्या कहा, इसी से हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा। जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा तो हमारी जो सोशल डिसेबिलिटीज है, सोशल डिसेबिलिटीज का मतलब है कि वो डिसेबिलिटीज लाइक जैसे उनको स्कूल में नहीं पढ़ने दिया गया, उसकी वजह से वो पीछे रह गए, जैसे उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया गया, इस वजह से वो हायर पोस्ट पे मंदिर की नहीं जा पाते हैं। ठीक है, जैसे उनको क्या है, वेल में नहीं नहाने पानी लेने दिया गया, कॉमन बाथ्स की जगहों पे उनको नहीं जाने दिया गया। इस वजह से जो भी वो पीछे रह गए हैं, जो भी डिसेबिलिटीज उनको फेस करनी पड़ी है, उनमें जो है वो क्या होगा, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। तो उनके जो उस टाइम पर जो लीडर थे, ठीक है, वो थे भीमराव अंबेडकर, जो दलित लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ही वॉज वेरी लर्नेड पर्सन, वेरी एजुकेटेड, है ना, बहुत सारी चीजें उन्होंने पढ़ रखी थी और वो जो दलित लोग हैं उनका कॉज को क्या कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। उन्होंने ये चीजें शुरुआत करी कि भाई मैं जो हूं दलित लोगों के लिए लड़ूंगा। ठीक है, फाइट फॉर द कॉज ऑफ दलित। कि दलित लोगों का मुझे अपलिफ्टमेंट चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक एसोसिएशन बनाई जिसको हम कहते हैं डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। और बहुत बार उनके गांधी जी के साथ भी क्या हुए, क्लैशेस हुए। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि कास्ट सिस्टम नहीं रहे, वो ये कहते थे कास्ट सिस्टम इंडिया से कभी नहीं जाने वाला है, आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे रिजर्वेशन देना पड़ेगा, हमारी कास्ट लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा,
तभी जो है वो एक ही तरीका है जिससे हम जो है ऊपर आ जाएंगे, तो शायद एक वक्त को चला जाए। बट गांधी जी जो है वो क्या चाहते थे कि नहीं, मैं पूरा कास्ट सिस्टम खत्म करूंगा। बहुत बार उनके क्या हुए हैं, बहुत ज्यादा क्लैशेस हुए हैं। क्लैशेस इन द सेंस आइडियोलॉजिकल क्लैशेस, नॉट ऐसे कि लड़ाई झगड़ा उनमें होने लगा, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस है ना, कि भाई मनभेद नहीं है, मतभेद है किसमें, विचारों को लेकर, कि वो कुछ और ख्यालात रखते हैं और गांधी जी कुछ और ख्यालात रखते हैं। तो इस वजह से ये चीजें हो रही थी। अब एक जगह टसल हो जाती है। टसल ये होती है कि जो डिप्रेस क्लासेस रहते हैं उनको मिल जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। ऑलरेडी गांधी जी जो है वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई से परेशान थे कि हिंदू मुसलमान लड़ते हैं इंडिया में। अब उन्हें ये लगने लगा सेपरेट इलेक्टोरेट अगर मिल गया डिप्रेस क्लासेस को, ठीक है, तो क्या होगा कि अपर कास्ट हिंदू और लोअर कास्ट हिंदू इनकी और लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब ये ब्रिटिशर्स ने डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया तो गांधी जी जो है वो क्या करते हैं, फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी मैं जो हूं कुछ नहीं खाऊंगा। और ये लेकर आते हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की डिमांड होती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए और ब्रिटेन की गवर्नमेंट दे देती है, और इससे क्या होगा, अपर कास्ट और लोअर कास्ट हिंदूज में लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। तो गांधी जी जो है वो ये नहीं चाहते थे, वो फास्ट अनटू डेथ पे बैठ जाते हैं कि मैं जब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती। अब ये जो चीज होती है ये पूरी कंट्री को हिला देती है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी का क्या है, इस तरीके का एक्शन जो है गांधी जी का बहुत ज्यादा क्या होता है, सिंपैथी लेकर आता है लोगों में कि नहीं, जो ये चीज है दिस शुड बी रोल्ड बैक, दिस शुड बी रोल्ड बैक। तो ये होता है बेसिकली भीमराव अंबेडकर में और गांधी जी में जो है वो क्या होता है, एक पैक्ट साइन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं, ठीक है। पूना पैक्ट जो है वो साइन होता है ऑन द साइड ऑफ डिप्रेस क्लासेस, भीमराव अंबेडकर होते हैं, ठीक है। डिप्रेस क्लासेस की तरफ से भीमराव अंबेडकर इस पैक्ट को साइन करते हैं, ठीक है। और रिजर्वेशन की जो सीट्स है वो रिजर्वेशन की जो सीट्स है वो इंक्रीज कर दी जाती है, ठीक है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और अदर काउंसिल में, ठीक है, जिससे कि सेटिस्फेक्शन मिल जाए अंबेडकर को और वो फर्दर कोई डिप्रेस क्लासेस के लिए आगे चीजें ना मांग करें, ठीक है। अब क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आगे जो रिएक्शन है वो क्या है, मुस्लिम्स लोग कैसे इस तरीके से देख रहे थे। देखो जैसा कि हमें पता है नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो है वो खत्म होने के बाद क्या हुआ, मुस्लिम्स जो है वो कांग्रेस से अलग होने लगे, ठीक है। वो दौर था उस टाइम पे, जिन्ना जो है वो भी कांग्रेस से अलग हुए, वो अलग से मुसलमानों को क्या करने लगे, उकसाने लगे कांग्रेस के अगेंस्ट, और भी बहुत सारे लोग थे जो कांग्रेस के अगेंस्ट मुसलमानों को उकसाने लगे। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच मुसलमान जो है वो कांग्रेस से अलग होते चले गए, और मुस्लिम लीग के पैरेलल भी कुछ ऐसी चीजें बन रही थी, जैसे हिंदू महासभा एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी जो कोर हिंदू प्रिंसिपल्स पे थी, ठीक है। एक ऐसा आउटफिट था जो कोर हिंदुत्व पे बिलीव रखता था, ठीक है। इससे क्या होने लगा, हिंदू और मुसलमानों में जो खाई थी वो क्या होने लगी, और ज्यादा गहरी होने लगी। दैट मींस वी वर मूविंग इन द डायरेक्शन जो इंडिया के पार्टीशन को क्या करे, कॉल करे, ठीक है। क्योंकि जब हिंदू मुसलमान अलग होंगे तो सब अपने अपने इंटरेस्ट देखेंगे। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, बहुत ज्यादा हिंदू और मुसलमानों में कम्युनल राइट्स होने लगे, दंगे होने लगे, ठीक है। और जो है क्लैशेस ने क्या कर दिया, जो हिंदू मुसलमान थे उनकी खाई को बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बहुत बार ये कोशिश करी कि हम लोग किसी तरीके से कोई एक अलायंस बना लें, क्या बना ले, गठबंधन बना ले, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे, ठीक है। क्यों नहीं चाहते थे वो ये चाहते थे कि हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड कराओ, हमें रिजर्वेशन चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, तभी हम लोग जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ेंगे। बट ऐसा नहीं था कि मुस्लिम्स को जो है वो हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग दे सकते थे सिर्फ उन जगहों पर जहां पे मुस्लिम्स डोमिनेटेड है, ऐसा नहीं है कि पूरी जगह पे हम लोग दे सकते हैं। जबकि हिंदू महासभा ऑन दी अदर हैंड इस चीज को स्ट्रांगली अपोज कर रही थी, है ना। दोनों तरफ से टसल चल रही थी, एज अ रिजल्ट नहीं हो पाया कोई अलायंस हमारा हिंदू और मुसलमान के बीच में, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट आता है हम लोगों का सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है।
व्हाट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कैसे आप लोगों में ये चीज कर पाओगे कि हम लोग सब लोग एक कॉज के लिए लड़े। जैसे आपने अभी देखा डिप्रेस क्लासेस का अलग अपना डिमांड है, मुस्लिम्स का अलग अपना डिमांड है, हिंदू महासभा का अपना अलग डिमांड है, तो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आएगी? आप इंडिया को कैसे आजाद कर पाओगे, वो भी ऐसी पावर के अगेंस्ट जो ऑलरेडी इतनी ज्यादा पावरफुल है, जिनके पास सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपने क्या कराना शुरू किया, आपने सबसे पहले लोगों में ये चीज डाली कि वी हैव बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और हमारे पास पहले अच्छी चीजें थी, अब हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये स्ट्रगल जो है हमारा यूनाइटेड होगा तो हम जल्दी जो है चीजें जीत पाएंगे, तो हम जल्दी जो है वो क्या कर पाएंगे, अपनी जो डिमांड्स है वो लेने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। फिर लेटर ऑन हमने अपनी जो है वो कथाएं सुनाना शुरू करी, हिस्ट्री, फिक्शन, पोइट्स, फिक्शंस, पोइट्री, ये सारी चीजें लिखना शुरू करी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी चीजें लिखी, और हमने अपनी हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया कि हमारी जो है वो इंडिया जो है वो क्या कहलाता था, गोल्डन बर्ड कहलाता था एक टाइम में, ठीक है। एशियंट हिस्ट्री हमारी इतनी ज्यादा पावरफुल रही है, ये ब्रिटिशर्स ने आके सारी चीजें खराब की है, तो वी हैव टू अपहोल्ड द सिचुएशन दैट वाज प्रिवेलिंग बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको यूनाइटेड होकर स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। सॉन्ग्स बने, वंदे मातरम, ठीक है, लाइक दिस, ओके। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे, भारत माता की तस्वीर देखने को मिलेगी, है ना, भारत माता को पोर्ट्रे किया गया कि ये जो है हमें जस्ट लाइक द फीलिंग दैट वी हैव टुवर्ड्स आवर मदर्स, कि हमें अपनी मदर्स की हर तरीके से रिस्पेक्ट करनी है, हर तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना है। इसी तरीके से भारत माता को दिखाया गया दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर मदरलैंड, कि हमारी जो लड़ाई है वो हमारी मदरलैंड को बचाने के लिए है। तो इस तरीके से लोगों में हम लोगों ने कोशिश करी कि कुछ ना कुछ क्या हो जाए, कुछ ना कुछ एक कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक ऐसी फीलिंग आए कि हाँ हम लोग इस सरजमीन के ही रहने वाले हैं, ये सरजमीन हमारी जो है किसी विदेशी ताकत ने हमसे छीन ली है, और हम लोगों को, सब लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर लड़ना है ताकि हम लोग अपनी फिर से ये सरजमीन जो है उसको ले पाए। दैट वाज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है। जब ये चीज होना शुरू हुई तभी जो है नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हुई, और उन्हें ये लगने लगा कि यस वी आर द वन, वी आर द इंडियंस, वी आर द वन हु बिलोंग्स टू इंडिया, ठीक है। और क्या है, उन्हें यूनिटी डेवलप होना शुरू हुई और लोग एक साथ जुड़ने शुरू हुए, ठीक है। कैसे, यूनाइटेड स्ट्रगल से, वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस, लाइक कल्चरल प्रोसेसेस, बहुत सारे मेले लगने शुरू हुए, है ना, उन सब चीजों से ये चीज हुई, और नेशनलिज्म जो है वो, जो इमेजिनेशन, पीपल्स का इमेजिनेशन था वो उसमें बनना शुरू हो गया कि हाँ ये जो है हमारा राष्ट्रवाद रहेगा, हमारा इंडिया ऐसा रहेगा, ठीक है। ब्रिटिशर्स अगर चले गए तो हमारा इंडिया ऐसा होगा, सब लोग मिलके रहेंगे, सब लोगों के पास कुछ ना कुछ अपने राइट्स होंगे, कुछ ना कुछ फ्रीडम्स होंगे। तो ये चीजें जो है वो आना शुरू हुई, ठीक है। हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, जैसे हमने डिस्कस किया, ये सारी चीजें वहां पे क्या करने लगी, नेशन की आइडेंटिटी को आगे बढ़ाने लगती है, ठीक है। कैसे कैसे, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने लिखा क्या, वंदे मातरम, ठीक है, गीत लिखा वंदे मातरम, ठीक है। भारत माता की इमेज जो है वो बनाई गई, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की इमेज बनाई, ठीक है, ये जो है दिखाई गई है आपको, फिगर में दिखाई गई, ठीक है। स्पिरिचुअल इमेज बनाई गई, और आगे जो है वो फिर से बढ़ती चली गई इमेजेस भारत माता की अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या है, एक वंश नेशनलिज्म जो है वो हमारे अंदर डेवलप हो सके। लाइक द वे वी प्रोटेक्ट आवर मदर्स, हमें अपनी कंट्री को भी प्रोटेक्ट करना है, ओके। मूविंग ऑन, ये हमारे कुछ जो फ्रीडम फाइटर्स हैं एज वेल एज जिन्होंने हमें क्या दिया है, दिस इज रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इन्होंने हमें क्या दिया है, अपना नेशनल एंथम दिया है, ठीक है। तो नेशनलिस्ट जो है वो फोक टेल्स लिखने लगे। फोक टेल्स मतलब ऐसी कहानियां जो गांव घरों में सुनाई जाती है, ठीक है, जो लोकल स्टोरीज होती है, फोक ट्रेडिशंस की थ्रू जो चलती है, ठीक है, वो स्टोरीज जो है वो चलने लगी लोगों में, ठीक है। बहुत सारे गाने जो है वो इंडिया को क्या करने लगे, इंडिया की हिस्ट्री को, इंडिया के कल्चर को क्या करने लगे, उठाने लगे। जैसे आपने राजस्थानी सॉन्ग सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं राजस्थानी जो क्या करते हैं, वो अपने ट्रेडिशन को उठाते हैं। इसी तरीके से उस टाइम पे इंडिया के कल्चर को उठाने के लिए विलेजेस में, ठीक है, लोग जाया करते थे और वो कहानियां किससे सुनाया करते थे, जो वहां की फेमस है
जो वहां पे लोगों को याद दिलाती है उनके किसकी, कल्चर की। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, फोक ट्रेडिशंस है ना, आइडेंटिटी आपको मिलने लगी कि हाँ हम पहले ऐसे थे। और हमें क्या हुआ, ये एक सेंस आने लगा कि ये जो हमारी पास्ट की आइडेंटिटी है इसी को हमें फिर से रीस्टोर करना है, इसी को फिर से हमें डेवलप करना है। ठीक है, जैसे बैलेड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स, ठीक है, ये सारी चीजें किसने कलेक्ट करी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कलेक्ट करी। और नतेशा शास्त्री जो है उन्होंने 4 वॉल्यूम की जो है कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स लिखी जिसका नाम है फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, जिससे कि हम लोग क्या कर पाए, सदर्न इंडिया को ग्लोरीफाई कर पाए और लोगों को फिर से कनेक्ट कर पाए। अनदर थिंग जो होती है, जो कलेक्टिव बिलोंगिंग को क्या करती है, ट्रिगर करती है या आप में जो है कलेक्टिव बिलोंगिंग लाती है। जैसा आपने देखा होगा नेशनल फ्लैग को देख के एकदम से आपको अच्छा लगने लगता है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि कंट्रीज जो भी कंट्रीज है, ठीक है, वो क्या करती है, लोगों को अपने फ्लैग के नीचे क्या करती है, एक तरीके से जोड़ने की कोशिश करती है, दैट अंडर वन फ्लैग वी आर यूनाइटेड, कि इस झंडे के अंदर हमें क्या करना है, खुद को यूनाइट करना है, ये हमारा झंडा होगा, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बहुत इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, बहुत कंट्रीज भी होती हैं जो क्या करती हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लाती है बाय लॉन्चिंग देयर ओन फ्लैग। इंडिया ने भी वही किया, अपना जो फ्लैग का डेवलपमेंट है वो शुरू किया। ठीक है, जिससे क्या हो, लोग जो है वो अपने फ्लैग को पहचाने। इंडिया का ट्राई कलर का जो फ्लैग है वो डेवलप करना शुरू हुआ, पहले ऐसा था, ठीक है, फिर ऐसा हुआ, लेटर ऑन चेंज होता चला गया। ठीक है, गांधी जी जो है वो 1921 में एक फ्लैग को डिजाइन करते हैं, व्हाइट, ग्रीन और रेड, दैट इज दिस थिंग, व्हाइट, ग्रीन एंड रेड। उसमें के बीच में क्या है, चरखा है। ठीक है, क्या है वो, सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो गांधी जी चरखा चलाते थे वो सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इस फ्लैग में। इसका नाम है स्वराज फ्लैग, इसका नाम है स्वदेशी फ्लैग, वंदे मातरम लिखा हुआ है। ठीक है, दिस वाज द टोटल मूवमेंट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी बहुत सारे इंडियंस को ये लगने लगा क्या है कि इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट एंड रीड डिफरेंटली टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन। दैट मींस इंडियन हिस्ट्री को हमें फिर से क्या करना है, इस तरीके से पढ़ना है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो नेशन है उसकी जो प्राइड है वो हम अपहोल्ड कर सके। उसको क्या करना, उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, बहुत सी आर्ट और आर्किटेक्चर जो है उसके डेवलपमेंट की बुक्स आपको लिखनी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि हमने ताजमहल कैसे बनाया, रेड फोर्ट कैसे बनाया, अजंता एलोरा की केव्स कैसे बना ली। तब तो ब्रिटिशर्स नहीं थे, इट वाज अस। ठीक है, कि हमारे पास इतनी नॉलेज थी कि हमने इतने अच्छे अच्छे क्या बना लिए, जो मॉन्यूमेंट्स है वो बना लिए। ओके, सन टेम्पल बना लिया, कोणार्क का टेम्पल बना लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट साइंस में हमने, मैथमेटिक्स में डेवलपमेंट्स की है। लाइक क्या क्या चीजें की हमने, साइंस में एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हमने गुप्ता के टाइम पर, है ना, मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ी हमने एशियंट हिस्ट्री के टाइम पर। इवन जो ओरिजिन है जीरो का वो भी इंडिया से ट्रेस किया जाता है उसको। रिलीजन और कल्चर पे हमारे वर्क्स जो है उसको हमने रीइंस्टेट करना शुरू किया। फिलॉसफी और लॉज पे हमने फिर से क्या किया, कंसंट्रेशन देना शुरू किया, जिससे कि लोगों को ये लगे कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन हर एक फील्ड में रहा है, क्राफ्ट्स में, ट्रेड्स में। इन चीजों को हमने फिर से क्या करना शुरू किया, एक तरीके से नई तरीके से रीइनकार्नेटेड फॉर्म में लोगों को बताना शुरू किया, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि इंडिया जो है हमेशा गुलाम नहीं रहा है। इंडिया ने हर एक फील्ड में जो है अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कुछ ना कुछ नई चीज डेवलप करने पे क्या दिया है, वर्ल्ड को नई नई चीजें प्रोवाइड कराई है। तो ये सारी चीजें क्या हुई, रीडर्स को ये पता लगने लगा कि भाई हम जो है वो हर फील्ड में अचीवमेंट दे चुके हैं, और ये जो चीजें हैं, जो मिजरेबल कंडीशन ब्रिटिश रूल की है, वो एक्चुअली में हमारी मिजरेबल कंडीशन नहीं है। ठीक है, हम तो ऑलरेडी इतने बढ़िया थे कि हम सारी काम कर चुके हैं। ब्रिटिशर्स ने जो है वो हमारी पोजीशन मिजरेबल बनाई है, इसलिए हमें जो है ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें चल रही थी, ईच एंड एवरीथिंग वर गोइंग ऑन, बट स्टिल ब्रिटिशर्स जो है वो जाने को तैयार नहीं थे। तो इंडिया वाले जो है वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि अब कुछ होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो दैट मींस इंडिया वाले एक स्टार्ट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। गांधी जी कॉल देते हैं कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिशर्स से कहा जाता है भारत छोड़ दो तुम,
और इंडियंस को कॉल की जाती है कि या तो करो या तो मत, ठीक है। दिस इज द टाइम यू हैव टू डू, ठीक है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू तो आप क्या हो, हमेशा गुलाम बन के ही रहो। तो सब लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं अगस्त में, 8 अगस्त को बॉम्बे में, ठीक है, कांग्रेस की मीटिंग होती है और वहां ये रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि आने वाले 9 अगस्त से हम लोग जो है वो क्विट इंडिया शुरू करेंगे, ठीक है। ब्रिटेन के अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। लोग जो है अपनी अपनी जॉब छोड़ देते हैं, ब्रिटिशर्स को स्टैंड स्टिल पे ला देते हैं, पूरे जो ब्रिटिश हुकूमत होती है उसको क्या करते हैं, एक तरीके से बिल्कुल सहम के रह जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिशर्स जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और इंडिया वाले ज्यादा अपनी मेहनत से, अपनी ज्यादा ताकत से इस चीज को पुश कर रहे होते हैं कि ब्रिटिशर्स को क्या है, हमें अभी वक्त है, अगर भगा दिया तो भगा देंगे, अदरवाइज हमें ब्रिटेन को बहुत सालों तक झेलना पड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये कॉल दी जाती है डू और डाई, या तो करो या तो ब्रिटिशर्स को जिंदगी भर के लिए गुलाम बन के रह जाओ उनके, ठीक है, या तो करो या मरो। दिस वाज द स्लोगन गिवन बाय महात्मा गांधी। तो ये काफी बड़ा चैप्टर था, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। छोटे छोटे 3 लेक्चर्स हैं, आप लोग इसको देखिए और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हिस्ट्री के पोर्शन में 11th एंट्रेंस आर्ट्स के एग्जाम में, कॉमर्स के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो होपफुली आप वो क्वेश्चंस को डील करने में बिल्कुल एकदम तरीके से, पूरी तरीके से आप क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे और इजीली आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सीरीज आप देखते रहिए हम लोगों की, कल प्रोबेबिलिटी का लेक्चर जैद सर लेकर आएंगे। और अगर आपको हमारा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, ठीक है, तो हमारा ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है फ्रॉम द कमिंग मंडे। तो आप आइए हमारे मुजम्मिल मंजिल सेंटर पे और अपने आप को रजिस्टर कराइए, ऑफलाइन बैच जो शुरू होने वाला है उसमें आके बैठिए, वहां पर आपको और डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, एज वेल एज आपको वहां पे टेस्ट सीरीज कराई जाएगी और अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से क्रैक करके एक अच्छी रैंक पा सकें। थैंक यू वेरी मच।